नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ ओके इंडिया में। स्वागत है आपका फास्ट न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ रफ्तार से। 14वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें अपनों से मिलने का अवसर मिलता है। इतने लोगों का इस मौके पर आना गर्व की बात है। पीएम ने प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए कहा कि प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशों में भारतीय दूतावास 24 घंटे तैयार है और भारत सरकार ने समय समय पर विदेशी जमीन पर फंसे सैकड़ों लोगों को आपात हालत में बचाया है। वहीं प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, काला धन समाप्त करने के प्रयास में प्रवासी भारतीयों ने पूरा समर्थन किया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि ये सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा और इस सम्मेलन में दुनिया भर से 6000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे हैं। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने लगातार चौथे दिन बीएसपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चौथी लिस्ट में 101 और प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अब तक कुल 401 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि बीएसपी ने अपनी चारों लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। पार्टी ने दलित, मुस्लिम, सवर्ण और जातियों का खास फॉर्मूला बनाया गया है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में शनिवार देर रात एक रैन बसेरे में सो रहे लोगों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कार चालक आयुष रावत और निखिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दोनों में गोमती नगर के निवासी हैं और घायल 6 लोगों में से 3 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार रात करीब 1:25 पर एक i20 बेकाबू होकर रैन बसेरे में घुस गई। कार रैन बसेरे के दूसरे छोर पर लोगों को रौंदती चली गई और खंबे से टकराकर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 लड़के नशे में धुत थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 की तलाश जारी है। पानी की बारिश होने लगी तो जितना आदमी बाहर रहा सब आके रैन बसेरा में पहुंच रहा और रैन बसेरा में पहुंचने के बाद में यहाँ है 12 बजे के टाइम में यहाँ 12 बजे पूरा है 12 बजे के टाइम में यहाँ दक्षिण साइड से गाड़ी टक्कर मारी रैन बसेरा के अंदर और उत्तर साइड में गाड़ी निकल गई। तो उसमें कम से कम ज्यादा तो 5-6 आदमी खत्म हो गए हैं और सब। सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। मेरठ में दिए विवादित बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं इस बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद ने कहा था कि 4 पत्नी और 40 बच्चे वालों के चलते देश की आबादी बढ़ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में कांग्रेस को भी मौका मिल गया है और कांग्रेस से चुनाव आयोग से साक्षी महाराज की शिकायत की है। वहीं बीजेपी ने साक्षी महाराज के बयान से किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी अपनी राय है। महाराज जी ने विवादास्पद बयान दिया, उस बयान को लेकर हमारे साना सदर बाजार के पुलिस के द्वारा एक एफआईआर उनके खिलाफ पंजीकृत कराया गया है। जो आयोजक है उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। आईपीसी 295, 298 और 188 और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का 171 के सेक्शन के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है और विवेचना। भारत के पहले सिख जनरल जे सिंह शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। शिरोमणि अकाली दल के मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उनके साथ जनरल बचित्तर सिंह, रिटायर्ड ब्रिगेडियर रमेश भाटिया भी अकाली दल का हिस्सा बने। इसी के साथ ही जनरल सिंह को पटियाला से आधिकारिक रूप से शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार भी घोषित किया गया। बता दें कि जनरल सिंह भारत के पहले सिख जनरल थे और अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। इस खास मौके पर जनरल सिंह ने कहा कि मेरा राजनीति में कोई अनुभव तो नहीं है, पर दुश्मन को हराने में युद्ध क्षेत्र में महारत हासिल की है। नोटबंदी के खिलाफ बीजेपी सरकार का विरोध कर रही कांग्रेस प्रदर्शन को दौरान 2 खेमों में बांटती नजर आई और प्रदर्शन के दौरान दोनों खेमों में जमकर मारपीट हुई।
मामला फतेहाबाद का है, जहां कांग्रेसी नेता कुछ देर तो एक बैनर के नीचे नजर आए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तस्वीर पलट गई और ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस नेता आपस में भिड़ पड़े। रतिया से पूर्व विधायक जरनेल सिंह ने सीधे तौर पर संवर गुट पर अभद्र व्यवहार करने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है और इस मामले को लेकर हाईकमान के पास जाने की बात कही है। वहीं इस मामले में अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर ने पूर्व विधायक के सभी आरोपों को गलत करार देते हुए कहा कि ये घटना भारी भीड़ होने के कारण हुई है, इसमें उनके बेटे का हाथ नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर लुभाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल इलाहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि सूबे में अपना दल और बीजेपी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। सीएम चाहे कोई बने, लेकिन सरकार हमारी ही होगी। वहीं उन्होंने सपा में मचे घमासान पर तंज कसते हुए कहा कि सपा अपने 5 सालों के कर्मों का फल भोग रही है। रूस में संदिग्ध हालत में मौत का शिकार हुई मुकेश सागवान का शव भारत लाया जा रहा है और मुकेश सागवान का शव हरियाणा के सफीदों के लिए रूस से भिजवाया जा रहा है। दरअसल परिजन पिछले 1 हफ्ते से अपनी बेटी के शव का भारत लाने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब मुकेश का शव भारत लाया जा रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि मुकेश रूस में एमबीबीएस छात्र थी और संदिग्ध हालत में छत से गिरने से उसकी मौत हुई। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू कर दी। पंजाब के जालंधर में कांग्रेस के सीनियर नेता और मुख्य प्रवक्ता सुनील जाखड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए जेल में कैद शिव लाल डोडा और अमित डोडा के पास से मिले 25 मोबाइल फोन की शिकायत चुनाव कमीशन से की है। इसके अलावा जाखड़ ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर पंजाब में बदमाशों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। जो जेल कांड होया जिहदे विच इलैक्शन कमीशन के कहण ते रेड वजी उन्हां दे हुक्म ते उत्थे अकाली दल दे जिहड़े 24 बदमाश गुरगे अंदर पकड़े गए जेल के अंदर अनऑथोराइज उत्थे जिहड़े भीम कांड के कातलां नाल उत्थे बैठ के साजिश रच रहे सीगे। उस सारी रेड के दौरान 25 टैलीफोन मोबाइल फोन जब्त किए गए। बट एक बड़े अचंभे वाली गल है भी वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 25 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ गैर कानूनी तौर पर एंटर होए सीगे ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ पकड़े गए ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ है ਸ਼ੋਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ है ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ रेड पैण ताईं 6:30 बजे ताईं काम कर रहे सीगे शोली कोल ते अमित डोडे कोल। इनफैक्ट एक नंबर जिहड़ा मैं दिता है वो नंबर उन्होंने जिहड़ा उन्होंने अपने उत्थे एक रसोईया रखिया सीगा जिहड़ा उन्हां वास्ते जेल दे अंदर अपने मनपसंद दा खाना पका के दिंदा सीगा। उस रसोईये दा भी टैलीफोन नंबर मैं दिता है। तो साडा सवाल आ बनता होम मिनिस्टर पंजाब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल तो भी अगर सारे टैलीफोन नंबर सुनील जाखड़ भाल सकता है तो मैं समझदा पंजाब पुलिस की किते ना किते कोई ना कोई कमजोरी दर्शा रही है भी उन्होंने आ टैलीफोन बरामद नहीं किए तो मनु वो टैलीफोन नंबर देने पै रहे हैं। जेल के अंदर इन्होंने अयाशगाह बना रखी है जिथे एयर कंडीशनर लगे है, हीटर लगे है, किंग साइज पलंग बिछे हुए है, कारपेटा लगी हुई हैं। वो जेल नहीं, वो एक सुख विलास बना के उन्होंने एक्सटेंशन काउंटर है। अकाली दल का दफ्तर जिहड़ा है फाजिलका जेल चो चल रहा सी वो बिना अकाली दल ते सरकार की पैटनेज या उच्च अधिकारी पुलिस के उन्होंने सहमति। विधानसभा हल्का तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हल्के के गांव का दौरा करते हुए बलजिंदर कौर ने माही नंगल गांव में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बलजिंदर को लड्डुओं से तौला। बलजिंदर कौर ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि चुनाव जीती तो जनता को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा बलजिंदर ने अकाली दल पर भी हमला बोला। विधानसभा हल्का मोर मंडी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जगदेव सिंह ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी।
साथ ही दावा किया कि सरकार बनेगी तो जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं जगदेव सिंह ने अकाली दल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में अकाली सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने अंबाला नगर निगम को भंग कर फिर से नगर परिषद बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी है। अनिल विज ने सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर को इस मामले की जानकारी दी, जिसको मनोहर लाल खट्टर ने भी स्वीकार कर लिया है। इस पूरे मामले में अनिल विज का कहना है कि नगर परिषद को नगर निगम बनाया जाना हुड्डा सरकार का तुगलकी फरमान था। साथ ही ये कानून में है कि अगर कोई शहर ज्यादा बड़ा हो जाए या फिर शहर की जनसंख्या बढ़ जाए तभी उसे नगर निगम बनाया जा सकता है। तुगलकी फरमान था। अंबाला कैंट और अंबाला सिटी को मिला के जो नगर निगम बनाया गया वो नगर निगम की शर्तों को पूरा नहीं करता। कानून के तहत अगर एक शहर बड़ा हो जाए और उसकी पॉपुलेशन इतनी हो जाए तभी उसको नगर निगम बनाया जा सकता है। अंबाला कैंट और अंबाला छावनी दो अलग अलग शहर हैं जो कहीं से भी मिले नहीं हुए और दोनों शहर के बीच में एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट बोर्ड है जिसको नगर निगम में लिया नहीं जा सकता। तो ये धक्केशाही की हुई है। हम इस धक्केशाही को ख़त्म करेंगे, लेकिन जब तक इसकी टर्म है, अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका तो कसूर नहीं है, वो अपनी टर्म पूरी कर लें और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आगामी चुनाव जो हैं वो 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मुहर लगा दी है। पहले दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जिसके बाद बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होगी। वहीं इस बार रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश होगा। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले बजट पेश करने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विपक्ष का कहना था कि सरकार लुभावनी घोषणाओं से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर सकती है। वहीं विपक्ष अपनी शिकायत को लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांगा था। नए साल पर सारी दुनिया मौसम के सफेद जादू की गिरफ्त है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी से कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि जम्मू और श्रीनगर में 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और नेशनल हाईवे बर्फबारी के चलते बंद रहा है। मनाली में भारी बर्फबारी में सैकड़ों सैलानी घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक निजी होटल के मालिक और 3 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला सीएम विंडो में शिकायत देने के बाद सामने आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि इन पर 98 लोगों से सोसाइटी में फ्लैट देने का झांसा देकर 40 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। फिलहाल मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर ये था कि जो हमारे 98 टोटल मेंबर थे उनके अगेंस्ट इन्होंने करीब 194 के करीब मेंबरों को मेंबरशिप दे दी और इस सोसाइटी से करीब 40 करोड़ के करीब रुपए ये इलीगली अपनी विभिन्न कंपनियों में निकाल लिए। उसके अगेंस्ट हमने सीएम साहब से ग्रीवेंस कमेटी में रिक्वेस्ट की थी, तो सीएम साहब के सपोर्ट से उन्होंने अब पुलिस ने हमारी एफआईआर की है। सर इसमें हमारे पास एक जांच दरख्वास्त आई थी, उसकी हमने इंक्वायरी करवाई है और इंक्वायरी इकोनॉमिक सेल द्वारा की गई। उसके बाद हमने एफआईआर कर दी थी इंक्वायरी के बाद। और इसमें जो अमित माटा है इसमें उसकी शिकायत है और 4 आदमी हैं, उनके खिलाफ हमने अलग अलग सेक्शन में 420, 467, 120B पैसे कितने एफआईआर कर दी गई है। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए इटावा में फिल्म दी बैलेट दिखाई गई। इस फिल्म के शो का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। इस फिल्म का मकसद जनपद में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक और प्रेरित करना था।
ये फिल्म पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय लोकगीतों से भरी है, जिसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दिखाया जाएगा। पिछले चुनावों में 60% तक की ही वोटिंग हो पाई थी, जिसे बढ़ाकर 90% करने का लक्ष्य है। स्वीप का कार्यक्रम चल रहा है और स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और चुनाव के दौरान सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो वोटर्स बन गए हैं उनको अपने मतों का प्रयोग करना है। इसलिए अभी ये 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस भी मनाया जाएगा। उसमें भी ये तमाम चीज़ों को हम लोग बताएंगे और रैलियां भी निकालेंगे। इसी वजह से जनपद में कुछ लोगों ने इसको तैयार किया है और बहुत अच्छी मूवी बनाई है और उसमें मैसेज देने का ये प्रयास किया गया है कि अगर आप वोटर हैं तो आप अपने वोट का प्रयोग करें। मैं जनता से अपील करता हूं कि 80-90% वोट अपना जो है अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि कुछ लोग बाहर रहते हैं, कतिपय कारणों से नहीं आ पाते हैं। पिछले वर्ष में जो चुनाव हुए हैं वो 60 और 62% तक की पोलिंग हो पाई है, 58% और 60% रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस साल और अधिक से अधिक लोग अपने मतों का प्रयोग करें। चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके बाद से ही शहरों में पोस्टर, बैनर और सभी तरह के विज्ञापन उतार लिए गए। लेकिन इन सब के बाद भी लखीमपुर में आचार संहिता का उल्लंघन जारी है। लखीमपुर में प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए बराबर कार चलवा रहे हैं और चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर अब तक लगे हुए हैं। उन्हें उतरवाने के लिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। गुरुग्राम में एक पूर्व फौजी सुभाष की सुबह करीब 9 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सुभाष अपने किराएदारों से मिलने पहुंचे थे, जहां एक शख्स पहुंचा और एक के बाद एक गोलियां पूर्व फौजी पर बरसा दी। आरोपी ने फौजी पर 7 गोलियां चलाई, जिसमें से फौजी को 5 गोलियां लगी, जबकि एक गोली किराएदार को लगी, जिस कारण किराएदार भी गंभीर रूप से घायल। यूपी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मामला मथुरा का है, जहां पर 22 सवार बदमाशों ने एक बिजली कर्मचारी को गोली मार दी। वही बदमाश 7,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। यूपी के गाजियाबाद में SBI बैंक खाते से ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की एक ऑटोमोबाइल कंपनी के खाते से करीब 10 लाख रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद उस रकम से सामान खरीदा गया। जिसकी जानकारी मिलने पर कंपनी के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैंक के पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल में घूसखोरी का मामला सामने आया है। मामला लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का है, जहां महिला प्रसूति विभाग में इलाज करवाने के लिए मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। मरीजों ने आरोप लगाया है कि पैसे न देने पर उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। मामला प्रशासन के सामने आने पर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने कहा कि सुविधा कम होने के कारण ही ये मुश्किलें सामने आ रही हैं। यूपी के मऊ जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में ग्राहकों के पैसों के गबन का मामला सामने आया है। पूरा मामला मऊ की परमदहा मिल रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा का है, जहां एक खाताधारक अपने खाते से रुपए निकालने के लिए पहुंची थी, लेकिन बैंक के अधिकारी ने पैसे देने से मना कर दिया और उसके खाते में पैसे न होने की बात कही। जबकि खाताधारक का कहना है कि उसने 3 बार में 37,500 रुपए अपने खाते में जमा कराए थे। इस गड़बड़ी की सूचना के मिलते ही सैकड़ों खाताधारक बैंक पहुंचे और बैंक के खिलाफ विरोध करने लगे। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका असर शामली में देखने को मिला। शामली में पहले चरण की 11 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। पुलिस अधिकारियों ने शहर के असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। शहर के अधिकारी चुनाव में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना चाहते। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सामान्य निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। मथुरा जिले में पहले चरण में चुनाव होना है। 17 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 11 फरवरी को मतदान की तारीख तय की गई है। 11 मार्च को मतगणना की तारीख को होगी और इसमें सभी संबंधित थानों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में रोड पर चेकिंग करें। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया।
वहीं स्वाट टीम संबंधित थानाध्यक्ष जो उनकी जगह पर कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है तो मुकदमा दर्ज कराए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटवाएं और जो भी शख्स हैं उन्हें जमा करवाएं। हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेज हो गई कि दूर दूर तक लपटें उठने लगी। गनीमत ये रही कि हादसे में ट्रक चालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी है फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। जम्मू के प्रेस एनक्लेव में रात सड़क परिवहन निगम यूनियन के मजदूरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि सरकार मजदूरों को गुमराह कर रही है और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। यूनियन के मजदूर SRO 157 में संशोधन करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मथेड़ी गांव में एक किसान द्वारा परिवार के साथ खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसान कर्ज से परेशान था और इसी वजह से उसने अपनी 2 बेटियों और पत्नी समेत खुद को गोली मारी, जिससे मौके पर ही किसान और उनकी दोनों बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ फास्ट न्यूज में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।